राहुल बाहर से जितना शांत उतना ही अंदर से तूफानी था। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक जो सबको दिखती थी, स्कूल जाने वाला लड़का, दोस्तों के बीच हंसता मजाक करता, मोबाइल पर गेम्स खेलता और माँ पापा की आज्ञा मानता। और दूसरी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, एक छुपी हुई दबी दबी सी इच्छा, खुद को असल रूप में देखने और महसूस करने की। राहुल के मन में पहली बार हलचल तब हुई थी जब वह लगभग 12 साल का था। एक दिन गलती से माँ की साड़ी पर पैर पड़ गया और वह नीचे गिर गई। राहुल ने जैसे ही उसे उठाया, उसकी उंगलियां रेशमी कपड़े की मुलायम छून में खो गईं। उस साड़ी की खुशबू, उसकी बनावट, उसमें छुपा सौंदर्य, कुछ तो ऐसा था जो राहुल को भीतर तक छू गया। उस दिन पहली बार उसने अपनी माँ की अलमारी के सामने खड़े होकर खुद को आईने में देखा था। माँ की एक पुरानी साड़ी को अपने ऊपर डालकर, बिना ठीक से पहने ही, वह आईने में खुद को देखता रहा। उसे लगा जैसे वह किसी और को देख रहा हो, एक ऐसी छवि जो उसे अपनी लगती थी, लेकिन वह कभी बाहर नहीं आई थी। समय बीतता गया और अब 17 साल का राहुल जब भी माँ और पापा बाहर जाते, अपनी पहचान की उस खोई हुई तस्वीर को फिर से जी लेता था। सीमा वो जो प्रेरणा थी। राहुल की माँ, सीमा, शहर की सबसे फैशनेबल और आत्मनिर्भर महिलाओं में से थी। उनके हर पहनावे में एक खास ठाठ था, कभी खूबसूरत शिफॉन साड़ी, तो कभी चिकनकारी कुर्ता, कभी स्टाइलिश जीन्स और श्रग्स। उनके पास हर रंग की लिपस्टिक, ढेरों आईलाइनर और सैकड़ों ज्वेलरी के सेट थे। उनका कमरा, उनका वार्डरोब जैसे किसी फिल्म स्टार की दुनिया हो। सीमा एक माँ होने के साथ साथ राहुल के लिए एक आइडल भी थी, एक ऐसी औरत जिसने हमेशा आत्मविश्वास से जिया, बिना किसी से डरे। राहुल उन्हें देखकर हमेशा सोचता, काश मैं भी ऐसा हो पाता। वो दिन जब सपनों को पंख मिले। वो शुक्रवार की सुबह थी जब सीमा और राहुल के पापा, अनिल, गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी दूर के चाचा की बेटी की शादी थी। राहुल को स्कूल से छुट्टी नहीं मिली और वैसे भी वह वहां जाना नहीं चाहता था। हम 2 दिन में आ जाएंगे, माँ ने जाते वक्त कहा। तू अकेला ही है तो खाना फ्रिज में है, और हाँ, बाहर से कुछ मत मंगाना, सब कुछ रखा है। जैसे ही उनका ऑटो मुड़ गया, राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां चेक की और सीधा माँ के कमरे की ओर दौड़ा। उसने जैसे ही अलमारी खोली, उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसने उस नीली जॉर्जेट की साड़ी को निकाला, जिसके साथ सिल्वर बॉर्डर था। साथ में निकाली माँ की मोती की ज्वेलरी, मेटल बैंगल्स और मिड हील्स। फिर मेकअप बॉक्स, लिपस्टिक, फाउंडेशन, बिंदी और हेयर बैंड। रिया की पहली सांस। साड़ी पहनना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन राहुल को अब आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे प्लीट्स बनाई, पल्लू संभाला, ब्लाउज की हुक लगाई और फिर बालों में माँ की नकली विग लगाई। हल्का मेकअप किया, लाल बिंदी लगाए और जब आईने में देखा तो राहुल नहीं था, रिया थी। रिया, यही नाम उसने अपने उस रूप को दिया था जिसे वह सबसे छिपाता था। वह मुस्कुराई, खुद को गोल गोल घुमाकर देखा, चाल पर काम किया और हर बार खुद को आईने में निहारता रहा। वह घंटों ऐसे ही रही, आईने के सामने खड़ी होकर, कभी मेकअप बदलकर, कभी साड़ी बदलकर। उसने माँ की ही तरह पोज देकर सेल्फी ली, वीडियो रिकॉर्ड किए और एक डायरी में अपने दिल की बातें लिखी। ग्रेटर देन, जब मैं ये कपड़े पहनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं सच में खुद से मिल रही हूँ। मैं डरती हूँ कि कोई जान ना जाए, पर यह डर भी सुंदर लगता है क्योंकि ये मुझे जीने देता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। पूरा घर जैसे आज राहुल का था, नहीं, रिया का था। हर कोना उसे अपनेपन से देख रहा था। दीवारों की चुप्पी आज उसकी साथी थी, फर्श की ठंडी परत उसके नंगे पैरों को गुदगुदा रही थी और खिड़कियों से आती हल्की धूप उसकी साड़ी के पारदर्शी पल्लू में सोने की चमक घोल रही थी। रिया अब पूरी तरह सामने थी, कोई डर नहीं, कोई पर्दा नहीं। वो नीली जॉर्जेट साड़ी उसके शरीर से इस तरह लिपटी थी जैसे किसी ने उसे गले लगाया हो। चूड़ियों की खनक, एड़ी की टक टक और उसके चलने की अदाएं, सब कुछ जैसे किसी और ही जीवन से उठकर इस क्षण में समा गया था। रिया ने माँ की पुरानी चूड़ीदार कुर्ती पहनी, उसके ऊपर हल्का सा दुपट्टा डाला और रसोई में गई। गैस ऑन की, चाय चढ़ाए और खुद से ही बात करने लगी, एक एक शब्द धीरे धीरे जैसे किसी बंद कमरे में अनसुने सांस बजा रहे हों। उसने चाय को प्याले में उड़ेला, उसमें इलायची की खुशबू घोली और बैल्कनी में बैठ गई। हर चुस्की के साथ उसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा हल्की हो रही है। नीचे सड़क पर लोग थे, कुछ स्कूटी चला रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ माएं सब्जी लेकर लौट रही थी, पर इस सारी भीड़ में रिया अकेली नहीं थी। वह वहां थी, उस धूप में, अपनी मौजूदगी में पूरी तरह जीवित। दोपहर होते होते रिया ने अपनी माँ की गुलाबी कांजीवरम साड़ी निकाली।
ये साड़ी उसकी माँ ने एक दफ्तर के समारोह में पहनी थी और राहुल को तब ही यह साड़ी सबसे ज्यादा आकर्षक लगी थी। उसका वजन, उसकी चमक और उसमें लगे सुनहरे जरी का काम उसे रॉयल बनाता था। रिया ने जब उसे पहना तो खुद को किसी रानी जैसा महसूस किया। उसने आईने के सामने खड़े होकर धीमे स्वर में एक पुराना फिल्मी गाना गुनगुनाया, रूप तेरा मस्ताना, और उसकी आंखों में चमक आ गई। शाम को उसने लाइट्स बंद की, बस टेबल लैंप ऑन रखा। वही साड़ी पहने वह किताब लेकर बैठ गई, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, एक किताब जो द्रौपदी के दृष्टिकोण से महाभारत को बताती थी। हर पन्ने के साथ वह किताब उसके भीतर उतरती गई। एक स्त्री की शक्ति, उसकी आवाज, उसकी आंतरिक पहचान की लड़ाई, सब कुछ रिया के अपने संघर्ष से जुड़ता जा रहा था। दूसरी सुबह उसने अलग कुछ करने का मन बनाया। वह अपने लिए एक पार्लर सा कोना तैयार करना चाहती थी। उसने टेबल पर मेकअप सेट रखा, आईने को एकदम सीधा किया, माँ के ब्लो ड्राई से बालों को सेट किया और फिर माँ की पुरानी बिंदी बॉक्स निकाली। हर बिंदी को देखकर जैसे कोई कहानी याद आती थी। ये बिंदी माँ ने दिवाली पर लगाई थी, वह वाली किसी शादी में, ये ऑफिस की मीटिंग के दिन। रिया ने सबसे छोटी लाल बिंदी उठाई, माथे पर लगाए और धीमे से मुस्कुराई। अब उसकी कहानी शुरू हो रही थी। दिन भर वह रिया रही, बिना किसी डर के। उसने खुद की तस्वीरें ली, वीडियो बनाए जिसमें वह अपना अनुभव बयान कर रही थी, खुद से ही बोलती रही और कुछ भी नहीं छिपाया। उन तस्वीरों में, उन वीडियो में, उसकी आंखों में जो सुकून था वह किसी और दुनिया का नहीं था, वह भीतर से पैदा हुआ था, जैसे कोई लंबे समय से रुकी हुई नदी अब बह निकली हो। रात को वह माँ की वेलवेट नाइटी पहनकर बिस्तर पर लेटी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रिया ने खिड़की से झांककर उन बूंदों को देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, न दुख के, न शर्म के, बल्कि स्वीकार की आहट के। उसने खुद को बाहों में समेटा और बहुत लंबे समय के बाद बहुत शांति से सो गई। जब अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी और माँ पापा वापस लौटे, राहुल फिर से वही पुराना बन चुका था। वही टी शर्ट, वही ट्रैक पैंट, वही बिना मेकअप का चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वहाँ कोई खालीपन नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। अब वहाँ रिया थी, छुपी हुई पर पूरी तरह जिंदा। वह जानती थी कि उसका समय आ चुका है और जब वह आएगा तब वह चुप नहीं रहेगी। पिछले कुछ दिनों में राहुल के भीतर जैसे कोई चुपचाप करवट ले रहा था। रिया अब सिर्फ चुपके आने वाली एक छाया नहीं रही थी, वह राहुल की धड़कनों में बस गई थी। हर दिन, हर रात, हर सांस में वह अपने अस्तित्व की आवाज सुनने लगा था, एक ऐसी आवाज जो अब दबी नहीं रहना चाहती थी। फिर एक दिन अचानक खबर आई, पापा के मामा जी की तबीयत बहुत खराब है। देर रात उनका निधन हो गया। माँ और पापा को तुरंत गांव जाना पड़ा। सब कुछ अचानक हुआ, बिना किसी तैयारी के। माँ ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, राहुल को समझाया कि वह घर संभाले और किसी को अंदर न आने दे। तू यही रह, 2 दिन में आ जाएंगे, माँ ने थके हुए स्वर में कहा और पापा के साथ निकल गईं। घर में फिर वही खामोशी उतर आई, लेकिन आज की यह चुप्पी अलग थी। ये शोक की नहीं, बल्कि राहुल के भीतर पल रही तड़प की साथी बन चुकी थी। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, राहुल ने दरवाजा बंद किया, लॉच घुमाया और गहरी सांस ली। वह जानता था ये 2 दिन फिर उसके अपने हैं, लेकिन आज कुछ और गहराई से महसूस हो रहा था, कुछ और सच के करीब। वह सीधे माँ के कमरे की ओर गया। अलमारी के सामने खड़ा होकर कुछ देर तक बस निहारता रहा, जैसे किसी मंदिर में खड़ा हो। उसने अलमारी खोली और इस बार उसने वो हिस्सा चुना जो अब तक अछूता था, माँ की इनरवियर की दराज। उसने धड़कते दिल से एक ब्रा निकाली, काले रंग की, हल्के लेस की किनारी वाली। फिर एक पैंटी जो सेट का हिस्सा थी। उसने कपड़े उतारे और पहली बार खुद को पूरी तरह उस रूप में लाया जिसे अब तक बस महसूस ही करता रहा था। जैसे ही ब्रा की हुक पीछे लगाए, उसकी पीठ में एक सिहरन सी दौड़ गई, एक अजीब पर सुकून भरी अनुभूति। पैंटी की मुलायम बनावट उसकी त्वचा से घुलती जा रही थी। आईने के सामने खड़ा वह खुद को देखता रहा। ब्रा की स्ट्रैप उसके कंधों पर थी और उसकी छाती पर एक नई ऊर्जा का एहसास था, जैसे वहां कुछ और नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गरिमा बसी हो। ये कपड़े नहीं थे, यह आत्मस्वीकृति का कवच था। फिर उसने अलमारी से एक काली महिला की फिटेड जीन्स निकाली। उसे पहनते ही उसकी चाल बदल गई, एक हल्की लोच, एक लचक जो स्वाभाविक थी। उस पर एक हल्की लवेंडर रंग की शर्ट, रेशमी कपड़े में, जो हाथों पर गिरती हुई सी महसूस होती थी। अब वह आईने में पूरी तरह एक नई रिया थी, न सिर्फ कपड़ों से बल्कि अंदर से। उसके चलने का तरीका, उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, सब कुछ सहज और शांत था। कोई बनावट नहीं, कोई डर नहीं। रिया ने अपने बालों में माँ की एक काली हेयर बैंड लगाए, होठों पर हल्का ग्लॉस लगाया और खुद को देखती रही।
आज उसका मन कहीं और नहीं भटक रहा था। वह वहीं थी, अपने साथ, अपने अस्तित्व के साथ। उसने फोन उठाया और बिना कोई फिल्टर लगाए अपनी एक तस्वीर ली। न किसी के लिए, न सोशल मीडिया के लिए, बस खुद के लिए। एक गवाही कि वह जो है वैसी ही सुंदर है। वह बिस्तर पर बैठी, पैरों को मोड़कर तकिए से टिक गई। हाथ में माँ का पुराना स्कार्फ था जिसे वह अपने कंधों पर रखे रही। बाहर शाम ढल रही थी, आकाश हल्का नारंगी था। घर में एक मोमबत्ती जल रही थी, उसकी लौ जैसे धीरे धीरे कह रही हो, तू अब खुद को देख पा रही है रिया। पूरी तरह, बिना किसी परत के। वह मोमबत्ती की लौ को देखते देखते धीरे धीरे आंखें मूंदती गई। उसकी सांसें लय में थीं। वह पूरी थी, अधूरी नहीं, छिपी नहीं, बस अपनी थी। रिया अब पूरी तरह अपने भीतर समा चुकी थी। काली जीन्स, लवेंडर शर्ट, बालों में हेयर बैंड और होठों पर हल्का ग्लॉस, सब कुछ इतना सहज लग रहा था जैसे ये उसका रोज का पहनावा हो। आईने में खुद को बार बार देखते हुए उसके चेहरे पर एक आत्ममुग्ध सी मुस्कान थी। लेकिन तभी टक एक झटका सा हुआ और पूरी बत्ती गुल हो गई। पंखे की आवाज थम गई, कमरे में अंधेरा छा गया। उसने घड़ी की ओर देखा, शाम के 6 बजे। बाहर धूप की हल्की रोशनी अब तक मौजूद थी, लेकिन कमरे में छाया उतर आई थी। अभी वह सोच ही रही थी कि कैंडल जलाए या मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करे, तभी डोर बेल बजी। कौन हो सकता है? दिल एक पल को धड़का। फिर उसने खुद को देखा, जीन्स और शर्ट में थी, जो किसी भी नज़र में नॉर्मल लग सकता था। कोई साड़ी या मेकअप वाला भारी रूप नहीं था। खुद से धीरे कहा, सब नॉर्मल है, किसे क्या पता चलेगा। धीरे धीरे कदम दरवाजे की ओर बढ़े। कुछ घबराहट थी, पर एक आत्मविश्वास भी जो भीतर से उठ रहा था। दरवाजा खोला, सामने थी नीता भाभी, पड़ोस वाली। हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई, हल्की सी थकावट उनके चेहरे पर झलक रही थी। अरे राहुल, लाइट चली गई क्या? उन्होंने सबसे पहला सवाल किया, फिर बिना रुके कहने लगी, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था अभी। उन्होंने कहा कि होटल से कल खाना नहीं आएगा, कुछ दिक्कत है। तो मम्मी ने कहा कि तुम कल रात को हमारे यहाँ डिनर कर लो। फिर थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराई और बोली, और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मेरी टेबल बहुत भारी है और अकेले नहीं खिसक रही। तुम आकर जरा मदद कर दो, बस 2 मिनट लगेंगे। रिया का दिल थोड़ी देर के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने अंदर के राहुल को याद दिलाया, तू डर मत, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा, तुझे कोई शक नहीं करेगा। उसने धीमे से सिर हिलाया, हाँ भाभी, अभी आता हूँ। नीता भाभी मुस्कुराई और बोली, गुड बॉय, और सीढ़ियाँ उतर गईं। रिया ने दरवाजा बंद किया, एक गहरी सांस ली और आईने के सामने खड़ी हुई। अपने कपड़ों को एक बार फिर ठीक किया, शर्ट की कॉलर को सही किया, बालों को सहेजा और आंखों में एक भरोसा भर लिया। फिर वह चप्पल पहनकर बाहर निकली। हर कदम सीढ़ियों पर उसकी पहचान को और मजबूत करता जा रहा था। नीचे उतरते हुए उसे कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह पहली बार समाज की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से खुद को स्वीकार कर रही हो। नीता भाभी ने दरवाज़ा खोला और रिया को अंदर बुलाया। कमरे में रोशनी की जगह मोमबत्ती जल रही थी। भाभी ने इशारा किया, वो वाला टेबल थोड़ा अंदर सरकाना है। रिया ने झुककर टेबल पकड़ा और उसके हाथों की चूड़ियों के न होने के बावजूद उसमें एक औरत की कोमलता थी। टेबल सरक गया, भाभी खुश हुई। तुम बहुत समझदार हो गए हो राहुल, नीता भाभी ने कहा। और आज कुछ अलग लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो इस शर्ट में। रिया की आंखों में हल्की सी चमक थी। तारीफ सुनकर खुशी हुई, लेकिन अपने रूप को स्मार्ट लड़के के रूप में पहचानने का वह भाव एक हल्की सी टीस भी दे गया। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। उस पर रिया समझ चुकी थी, पहचान कभी सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उस आत्मविश्वास से होती है जिससे हम उन्हें पहनते हैं। और आज उस अंधेरे कमरे में, जब मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी, रिया ने एक नई रोशनी महसूस की थी। बाहर बिजली भले गई हो, पर भीतर का उजाला हमेशा के लिए जल गया था। अगली सुबह की धूप कुछ अलग थी। राहुल नहीं, रिया अब पहले की तरह जागती नहीं थी। अब उसके उठने में एक खास बात होती थी। पहले वो खुद को देखती, खुद को महसूस करती और फिर दिन की शुरुआत करती। वह बाथरूम में गई, नहाई और इस बार उसने वही काले रंग की ब्रा और पैंटी पहनी। अब ये कपड़े उसके लिए सिर्फ कुछ खास पल के नहीं रहे थे, बल्कि उसका हिस्सा बन चुके थे। उसके बाद उसने फिर से वो टाइट फिटिंग काली जीन्स और हल्की गुलाबी शर्ट पहनी, बालों में हेयर बैंड लगाए और होठों पर हल्का ग्लॉस। वह अब बिना डर के घर में घूमती थी, जैसे ये सब अब उसकी आदत हो। तभी कॉलिंग बेल बजी। दिल एक पल के लिए फिर रुका, पर फिर याद आया, नीता भाभी ने कहा था कि वो उसे डिनर के लिए बुलाएंगी।
दरवाजा खोला, वही थी, मुस्कुराती हुई, पर इस बार उनकी आंखों में एक अलग तरह की नरमी थी। राहुल, उन्होंने कहा, फिर थोड़ी रुककर मुस्कुराते हुए बोली। या कहूँ रिया। रिया जैसे थोड़ी देर के लिए जम गई। डर मत, कल जब तुमने मेरे साथ टेबल सरकाया था, तब तुम्हारी चाल, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी आंखों की गहराई, मैंने सब महसूस किया। और आज ये शर्ट, ये लुक, मुझे कुछ छिपाना नहीं लगा। रिया कुछ कह नहीं सकी, उसकी आंखों में पानी उतर आया। भाभी ने धीरे से हाथ पकड़ा और कहा, मुझे समझ आ गया है, और तुम जैसी हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। फिर उन्होंने आगे कहा, आज रात डिनर तो है ही, पर एक और खास बात है। मेरी कजिन की शादी है 2 दिन बाद, और मुझे ट्रायल के लिए कुछ ब्राइडल ड्रेसेस पहनने हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा लहंगा है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? और शायद उसे ट्राई भी करोगी। रिया जैसे कुछ पल के लिए निशब्द हो गई। उसने सिर हिलाया धीरे, लेकिन भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा के साथ। भाभी मुस्कुराई, तो शाम 6 बजे आ जाना, और हाँ, तैयार होकर आना, जैसे तुम हो, रिया बनकर। आज कोई डर नहीं, कोई पर्दा नहीं। शाम की हल्की गुलाबी रोशनी खिड़कियों से कमरे में गिर रही थी। बाहर पक्षियों की हल्की चहचहाहट और हवा में हल्का ठंडापन घुला हुआ था। रिया, जो अब अपने भीतर राहुल को एक शांत कोने में बैठा चुकी थी, अपने बिस्तर पर बैठी आईने के सामने खुद को देख रही थी। नीता भाभी का लहंगा बगल में रखा था, लाल रंग का महीन नेट का काम, जरी से सजी बारीक बॉर्डर, और उस पर रेशम की सुनहरी कढ़ाई जो हर रोशनी में चमकती थी। साथ में एक गहरे मैरून रंग की चोली थी, जिस पर मोती और मिरवक का बारीक काम था। और फिर एक लंबा दोपट्टा, जिसमें दोनों किनारों पर जरी और गोटा था, वह पूरे परिधान में एक सपना जैसा लग रहा था। रिया ने अपने बाल खोल दिए। बाल उसके कंधों पर लहराते हुए नीचे गिर रहे थे, थोड़े घुंघराले, थोड़े सीधे। उसने माँ की अलमारी से बिंदी निकाली, छोटी, गोल, लाल रंग की, और उसे माथे के बीचों बीच लगाया। फिर धीरे से काजल की हल्की लाइन खींची, जिससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी गहरी लगने लगी। होठों पर एक गुलाबी लिपस्टिक लगाई, हल्की चमक के साथ, और गालों पर माँ के पुराने ब्लश का हल्का स्पर्श। इसके बाद उसने ब्रा और पैंटी पहनी। आज का सेट खास था, रेशमी और हल्के नेट से बना, हल्का स्किन टोन का। फिर उसने चोली पहनी, जो उसकी बॉडी से एकदम फिट बैठी। जैसे ही उसने लहंगा कमर पर पहना और उसकी डोरी बांधी, उसे अपने भीतर एक अजीब सी नमी महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा पहली बार सांस ले रही हो। हर प्लीट को समेटते हुए उसने उसे सलीके से अपने शरीर पर जमाया, और फिर दुपट्टा लिया, उसे एक बार दोनों कंधों पर रखा, फिर भाभी की तरह स्टाइल करते हुए एक पल्लू सिर पर लिया और दूसरा कमर में फंसाया। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई, उसकी सांसें रुक गईं। आईने में अब कोई लड़का नहीं था, अब वहां एक औरत खड़ी थी, एक पूर्ण स्त्री, एक दुल्हन। उसके पैरों में अब भी खालीपन था। तभी उसने माँ की पुरानी पायल निकालकर पहनी, उनके बजते हुए स्वर जैसे कोई नया गीत गा रहे थे। उसने भाभी के दिए हुए झुमके पहने, बड़े बड़े झूलते झुमके जो उसकी गर्दन से टकराकर झनकार पैदा कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया, तैयार हो? नीता भाभी की आवाज आई। रिया ने खुद को आईने में एक आखिरी बार देखा, और जैसे खुद से कहा, मैं अब वही हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। मैं रिया हूँ। दरवाजा खोला। नीता भाभी ने जब रिया को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। तू इतनी प्यारी लग रही है रिया, जैसे तेरे अंदर की देवी आज बाहर आ गई हो, भाभी ने धीमे से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को यूं संवारने में मदद करूंगी, पर तुम्हें देखकर लगता है जैसे ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना हो, उन्होंने जोड़ा। भाभी ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाया और खुद उसके बालों को संवारा, माथे पर सिंदूर जैसा एक नकली टिक्का लगाया, गले में चोकर पहनाया, और उसके हाथों में माँ की पुरानी कांच की चूड़ियां। हर चीज एक एक करके, जैसे रिया के असल रूप को दुनिया के सामने लाने की तैयारी थी। तू जानती है रिया, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई दुल्हन नहीं बनती। दुल्हन बनती है जब आंखों में अपने आप को देखने की हिम्मत होती है। और आज तेरी आंखों में वो चमक है। रिया की आंखें भीग चुकी थीं, पर मुस्कान अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भाभी ने धीरे से उसका चेहरा थामा और कहा, अब अगला कदम समाज के सामने चलना है, और मैं तेरे साथ हूँ। तुझे छुपने की जरूरत नहीं।